गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं अजित कुमार गुप्ता आपके पास हूँ अपने सेकेंड वीडियो लेक्चर्स में, जहाँ पर हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के आधार को हम लोगों ने देखा था कि अभिक्रिया क्या है, अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, अभिक्रिया को किस तरह से हम लोग दर्शा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण के बारे में हम थोड़ा सा तो लास्ट क्लास में भी हल्की सी डिस्कशन हुई थी, तो उसे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो समीकरण के बारे में जाने तो है क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्रों की सहायता से दिखाना। ठीक है, संकेत और सूत्रों की सहायता से दिखाना ही है अपना रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में हम जो भी चीज लिख रहे थे, हमने बोला कि अभिक्रिया है अपना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और जो हमें जाकर के दे रहा है वो जल। इसे इस रूप में ना लिखना इसलिए क्योंकि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बातों से, अलग अलग शब्दों से या अलग नाम से पदार्थ जाने जाते हैं। जैसे जो पदार्थ हमारे हिंदी में जल के नाम से जाना जाता है, वो इंग्लिश में वाटर, एक्वा और बहुत सारे एक्वस चीजों से जाना, अलग भाषा में से अलग चीज। तो हो सकता है कि विज्ञान के जो भी छात्र होंगे या शोधकर्ता होंगे, उनको इन बातों में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक, तो कंफ्यूजन हो या फिर ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो समझ भी गए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जल क्या है। तो ये भी हो सकता है कि इनकी किन मात्राओं में इसे प्रयोग करने पर ये रिजल्ट मिला है, परिणाम मिला है, इसका कोई भी आधार नहीं मिलता। तो ये ज्यादा सूचनाप्रद नहीं है। और सूचनाप्रद बनाने के लिए कहा क्या गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएं उसके संकेत से और सूत्र की सहायता, जिसे विज्ञान का हर विद्यार्थी और शोधकर्ता एक तरह के मानों में समझ सके, और उसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक समीकरण विज्ञान के रासायनिक अभिक्रिया के दर्शाने का वह तरीका है जिसमें भाग लेने वाले अभिकार को एवं अभिक्रिया के बाद मिलने वाले प्रतिफलों को संकेत और सूत्रों की सहायता से लिखा जाता है। ठीक है, तो आप अगर ये डेफिनेशन लिखना भी चाहते हैं तो फिर से रिमाइंड करके लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। अब हम लोग देखें कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। प्रकार पहला है संतुलित और दूसरा है असंतुलित। तो हम दोनों ये प्रकार देखेंगे। उससे पहले ये देख ले कि हम लोग किस तरह से रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, मतलब रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या होता है। तो पहला तरीका समझ ले ताकि उसके बाद प्रकार समझने में हमें आसानी होगी। तो पहले रासायनिक समीकरण के तरीके को समझ लेते हैं। चलिए, तरीका पहला ये कि अभिक्रिया के अभिकारकों को बाएं साइड और प्रतिफल को दाएं साइड। बाएं और दाएं कौन सी साइड से बोल रहा है? अगर आप किताब को, बुक को प्रेफर कर रहे हो तो आपका बायां ही बायां कहला रहा है और आपका दायां ही दायां कहला रहा है, वो बुक के हिसाब से नहीं। तो आप किसी भी अभिक्रिया को अगर रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना चाहते हो, व्यक्त करना चाहते हो, तो कह रहा है कि अभिक्रिया के बाएं साइड में या फिर समीकरण के बाएं साइड, ये हमारा बायां हाथ हुआ, तो इस साइड में अभिकारक को संकेत और सूत्रों की मदद से लिखे। मतलब अभिकारक हमारा बाएं साइड में रहेगा संकेत और सूत्र के साथ। ठीक है, और बोल रहा है कि दाएं साइड में
प्रतिफल को असंकेत और सूत्र के साथ लिखे। प्रतिफल को उनके संकेत और सूत्र के साथ हमने लिख दिया दाएं साइड। ये हमारा रहा बायां साइड, बायां पक्ष, और ये रहा दायां पक्ष। और हमने बोला क्या, पहला नियम कि संकेत और सूत्रों की मदद से बाएं साइड में अभिकारक और दाएं साइड में प्रतिफल को चिन्हित करें, जिनके लिखें। ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा अभिकारक हो जाए या एक से ज्यादा प्रतिफल हो जाए तो उनके बीच जोड़ के संकेत का प्रयोग करें। मतलब अगर आपके पास 2 अभिकारक है, 3 अभिकारक है, 4 अभिकारक है, या 2, 3, 4 प्रतिफल मिल रहे हैं, तो उनके संकेत और सूत्रों के बीच में जोड़ के निशान का प्रयोग करें। मतलब एक से ज्यादा होने पर, एक से ज्यादा अभिकारक या प्रतिफल के होने पर आप क्या करें, उनके बीच, उनके संकेत और सूत्रों के बीच, उनके संकेत और सूत्रों के बीच जोड़ के निशान का प्रयोग करें। ठीक है, जोड़ के निशान का आप प्रयोग करें। अगली बात कहा जा रहा है कि अगर आपको एक ही प्रकार के अभिकारक या एक ही प्रकार के प्रतिफल एक से ज्यादा बार मिले तो क्या करें कि ऐसा लिखना नहीं, जैसे हमने बोला कि एक से ज्यादा बार हो तो उनके बीच में जोड़ का प्रयोग करें। तो अगर आपको एक ही प्रकार के अभिकारक या प्रतिफल एक से ज्यादा बार मिल रहा है तो इस तरह से जोड़ का प्रयोग करके ना लिख करके उनकी संख्या को सीधे उनके संकेत और सूत्रों के आगे गुणज के रूप में लिखें। उनकी संख्या को क्या करना है, तो उनके संकेत और सूत्र जो आपके सामने दिख रहा है उनके आगे वो गुणज के रूप में लिखें। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 बार लिखा H2, तो इसे 2 बार H2 + H2 ना लिख करके, ये अपना एक गलत तरीका है, इसे क्या करें, 1 और 1 2 2H2 इस तरह से लिखे। मतलब उनकी संख्या, जो उनके नियत संख्या आपको मिल रही है अभिकारक के रूप में या प्रतिफल के रूप में, उसे सीधे गिन ले और गण करके उसके संकेत और सूत्र के आगे में लिख। ठीक है। अगली बात, मतलब यहाँ पर हम लोग तीसरी बात यहाँ पर डिस्कस कर लिए कि एक ही प्रकार के एक से अधिक अभिकारकों के लिए, अधिक अभिकारकों को जोर से ना लिख करके, जोर से ना लिखकर उनके संकेतों और सूत्रों से पहले उनकी संख्या को दर्शा दें, उनकी संख्या दर्शा दें। ठीक है। ये एक मेन तरीका हुआ कि हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक ओवरऑल चीज है कि हम लोग रासायनिक समीकरण को देख रहे हैं, उनके गुणों को किस तरह से लिख रहे हैं। अगली बात रासायनिक समीकरण में जो हमें देखना है वो ये है, चौथा, अभिकारक और प्रतिफल को एक तीर के निशान के प्रयोग के साथ। ये तीर के निशान क्या बताता है, अभिक्रिया की प्रक्रिया को। ठीक है। तो अभिकारक एवं प्रतिफल को एक तीर के निशान के बाएं और दाएं ओर सजाया जाता है। ठीक है। बाएं और दाएं जो हमने अभी बात किया, तो बाएं और दाएं किसका, तो ये तीर के निशान से वो चीज अलग होकर के तीर के निशान की से अभिक्रिया को दिखाए। अब इस तीर की खासियत देखा जाए तो ये तीर की खासियत ये होगी कि इसका पूंछ जो है वो अभिकारक की साइड रहेगा, इसकी पूंछ अभिकारक की साइड, और जो शीर्ष है वो प्रतिफल के साइड में दिखेगा। हमें अभिक्रिया को दिखाना हो रासायनिक समीकरण को, तो इस बात को ध्यान रखें कि उस तीर से, जिस तीर से हमने अभिकारक और प्रतिफल के पक्ष को अलग किया है, उसमें पूंछ जो हो अभिकारक की साइड, जैसा कि हमने यहाँ पर भी दिखाया, पूंछ को अभिकारक की साइड और शीर्ष प्रतिफल की साइड।
ये हमारी मेन बात है जो किसी रासायनिक समीकरण को लिखते समय अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अब अगली बात समझे कि रासायनिक समीकरण में ये जो समीकरण दिया गया, इसमें कुछ हद पर कुछ वैज्ञानिकों का मत था कि ये समीकरण अभी भी पूरी तरह से सूचनाबद्ध नहीं। अब सूचनाबद्ध नहीं है का मतलब कि क्या किसी वैज्ञानिक को परेशानी हुई तो समझा। वैज्ञानिकों ने कहा कि इसमें हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन से पदार्थ मिले हैं और पदार्थ मिलकर के हमारा क्या पदार्थ बनने जा रहा है, मतलब अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है, ये चीज पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ये चीज नहीं पता चल रहा है कि अभिकारक की किस अवस्था में अभिकारक को लिया गया या प्रतिफल को किस अवस्था में लिया गया, मतलब अभिकारक और प्रतिफल को उसकी अवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो साइंटिस्टों के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के बाद एक मत ये भी बोला गया कि समीकरण को लिखने के लिए एक सुधार समीकरण मेथड, जिसमें बोला गया कि अब अभिकारक और प्रतिफल को जब भी लिखे तो क्या कीजिए कि एक छोटी कोष्टक, मतलब उनके संकेत और सूत्रों के बगल में छोटी कोष्टक के अंदर कुछ सिंबल दिए गए, संकेत दिए गए, जिसे प्रयोग करें। मतलब अगर आपको ठोस दर्शाना है तो उसके बगल में छोटी कोष्टक के अंदर एस का प्रयोग करें। अगर आपको द्रव दिखाना है तो उसके बगल में एल का प्रयोग करें। अगर आपको गैस दिखाना है तो उसके बगल में जी का प्रयोग करें। और अगर आपको जलीय विलयन दिखाना हो तो उसके बगल में एक्यू का प्रयोग करें। जिससे साइंटिस्ट एक तरह से हो गए क्या कि अब हमें अभिक्रिया में पदार्थ का, उनके संकेत और सूत्र से पदार्थ के ज्ञान के साथ साथ उनकी अवस्था का भी ज्ञान हो। तो अब क्या करें कि समीकरण को पूर्ण रूप में लिखा गया कि ये गैस और ये हमें द्रव की अवस्था में मिली। तो ये इससे हमें पूरी जानकारी मिली। साइंटिस्ट का एक और मत था कि इसमें हमें एक जानकारी नहीं मिल रही है कि कहां पर हमारा गैस की उत्पत्ति हो रही है, मतलब अभिक्रिया के दौरान कहां पर हमें किस तरह से गैस की उत्पत्ति हो रही है, उसकी विशेष जानकारी हमें नहीं मिल रही। तो विशेष जानकारी गैस के लिए उन्होंने कहा, गैस का मतलब क्या है कि अभिक्रिया में कहां पर कोई बन रहा है। तो गैसों के निर्माण को दर्शाने के लिए साइंटिस्ट एक और मत पर है कि अगर आपको किसी अभिक्रिया में ये दर्शाना हो कि इस अभिक्रिया में गैस का निर्माण हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि पहले से भी हम लोगों ने जी नाम के एक संकेत को प्रयोग करने के लिए बोला है कि आप जी को ब्रैकेट में छोटी कोष्टक में लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये गैस बन रहा है। लेकिन अगर आप उतनी बारीकी से नहीं लिखना चाहते तो गैसों के निर्माण के लिए आप क्या करो कि ऊपर की ओर जाती हुई तीर को बगल में दिखा दो। किसी भी मान लीजिए किसी अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना तो आप कार्बन डाइऑक्साइड उसके बगल में तीर का निशान लगाएं। किसी अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन गैस बना तो हाइड्रोजन गैस का संकेत सूत्र लिख दिए और उसके बगल में तीर का निशान लगाएं। किसी गैस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस बना तो आप क्लोरीन का Cl2 लिख करके उसके बगल में तीर का निशान लगे और ये एक संकेत होगा कि इस अभिक्रिया में क्या हुआ, गैस का निर्माण। अगला चीज कि अवक्षेप के निर्माण पर, तो अवक्षेप क्या होता है समझा जाए। अवक्षेप के निर्माण, तो अवक्षेप होता है कि कभी कभी आप देखोगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ पृथक ठोस पदार्थ बनते हैं। पृथक ठोस पदार्थ मतलब जो आपको आसानी से दिख जाता है कि ये अलग होता हुआ ठोस पदार्थ, ठीक है। और उसी ठोस पृथक पदार्थ को अवक्षेप बोला जाता है, जो या तो द्रव की सतह पर तैरते हुए होते या अपने वजन के साथ नीचे तली में बैठ जाते, ठीक। तो ऐसे पदार्थ जो पृथक ठोस रूप में होते हैं उसे बोला जाता है अवक्षेप। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का बनना एक समान आम क्रिया है। तो इस आम क्रिया अवक्षेप के बनने को किस तरह से दिखाया गया, तो साइंटिस्ट बोला कि इसके लिए आप क्या कीजिए, संकेत के बगल में नीचे की तरफ जाती तीर का निशान, या फिर बोल सकते कि अवक्षेप तो एक ठोस अवस्था ही है जिसको आप ब्रैकेट के अंदर एस के संकेत से दिखा सकते।
मतलब अगर आप बोल रहे हो कि वहां पर CaCO3 और 6 को बना है तो आप यह करो क्या, CaCO3। अगर आप बोल रहे हो कि वहां पर AgCl3 और 6 बना है तो इस सर्कल को दिखा सकते। तो ये मेन बिंदु है जहां पर रासायनिक समीकरण को लिखने का एक तरीका या फिर उनके तरीकों में जो छोटी मोटी कमी थी वैज्ञानिकों ने दूर। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियोस में हम लोग रासायनिक समीकरण के जो प्रकार हमने अभी डिस्कस किया था उसे विश्लेषण में देखेंगे, किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं उसे देखना। आपके पास अगर कोई भी डाउट हो जो इन टॉपिक से जुड़े हुए, आप उसे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लें, ताकि अगर हो सके, जरूरत लगे तो हम उसके लिए वीडियोस बना करके उन डाउट को क्लियर करें या फिर हम उसके कमेंट्स में जवाब देकर के आपके डाउट को क्लियर कर सकते। आप इस प्लेलिस्ट में क्लास 10th के अलग अलग सब्जेक्ट्स की बहुत सारे वीडियोस अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा पाइएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर करते हैं तो आपकी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और सारे वीडियोस का अपडेट आपको खुद से मिलता रहे। Thank you.